हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंगी और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 3-4 दोनों के लिए स्कूल है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए भाई? हमारा मेनली रांची यूनिवर्सिटी का है, जिसका कैसा पेपर आएगा? सब्जेक्टिव आएगा रांची यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव किसका आएगा? तो SKMU और NPU का आएगा। इसके बाद भी 10 बार पूछते हो ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव, कमेंट में। तो क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हमें कौन सा पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग 2 वीडियो में यूनिट 1 और 2 दोनों कवर किए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। आज यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप करेंगे, जिस तरह रांची यूनिवर्सिटी में पूछने वाला है। ओके। और SKMU का वो वाला वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, पहला वाला पार्ट 2, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि इससे आपका ज़्यादा क्लियर होगा। ओके। आपका यूनिट 1 में तो ऐसे भी तो सिलेबस पता है आपको, फिर भी और एक बार देख लीजिए। यूनिट 1 में क्या है? आपको शब्द शुद्धि पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है, पल्लवन पढ़ना है, विविध पत्र लेखन पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, कारक पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है और लोकोक्तियां पढ़ना है, ठीक है। और निबंध तो आपका देख लीजिए, इसमें से ही आएगा पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित। ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शुद्धि शब्द क्या है, शब्द शुद्धि की आवश्यकता क्यों होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो डायरेक्ट आंसर से हम लोग देखेंगे, कुछ टफ नहीं है, पढ़ते पढ़ते हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई? तो शब्द शुद्धि का अर्थ क्या है? तो देखिए, किसी शब्द का सही रूप में प्रयोग और लेखन और उच्चारण करना। जब किसी शब्द को सही रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि जैसे बिल्ली दूध पीती है की जगह बोलेंगे गाय दूध पीती है, तो बिल्ली और गाय में अंतर है ना भाई। तो कहाँ कौन सा शब्द सुटेबल है, वो चीज को हमें देखना होता है, ठीक है। फिर लेखन, अगर आप सही नहीं लिखते हो, बिल्ली की जगह बिल्ला लिखते हो, बिल्ले लिखते हो, तो फिर वो सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके। उच्चारण करना, अब बिल्ली की जगह उसको बिल्ली पढ़ रहे हो तो भी क्या हो जाएगा? शब्द में अशुद्धि आ जाएगा, समझे। तो ये होता है। उसके बाद देखिए, यदि कोई शब्द अपने मूल रूप से विकृत हो जाए या उसका प्रयोग गलत हो तो वो अशुद्ध शब्द कहलाता है। आप ऐसा नहीं कि आप जिस सेंटेंस में जो जो शब्द सूट कर रहा है, जो वहाँ जिस शब्द की आवश्यकता है वही शब्द वहाँ पे फिट होगा, वरना वो फिर क्या कहलाएगा? अशुद्ध कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है कि शब्द शुद्धि की आवश्यकता है क्या है, क्या नीड है इसका, क्यों जरूरी है भाई? तो यहाँ पे आंसर देखिए, भाषा की सौंदर्यता और सटीकता बनाने के लिए सबसे मेन बात क्या है भाई? सबसे मेन तो ये होता है गलत अर्थ या भ्रम से बचने के लिए। आप क्या हो जाएंगे? भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाइएगा? भ्रमित हो जाएगा। आपको मीनिंग गलत, अर्थ समझ में दूसरा आएगा तो आप उसको दूसरा कुछ समझिएगा, समझे, तो वो पूरा सेंटेंस ही आपके लिए भ्रमित हो जाएगा। फिर पहला क्या है कि भाषा की सुंदरता या सटीकता बनाए रखने के लिए, भाषा की जो सौंदर्यता है, खूबसूरती है, वो क्या रखने के लिए? बरकरार रखने के लिए सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और हम थोड़ा गिजबिजा के भी लिखते हैं तो क्या होता है? वो उसको सही माना जाता है, क्योंकि शब्द शुद्धि ज्यादा जरूरी है। क्या? क्लियर लिखने तो है ही, मतलब बहुत ज्यादा आप डेकोरेट करके लिख रहे हो और गलत गलत लिख रहे हो तो उस चीज का कोई मायने नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा थोड़ा खराब ही लिख रहा है लेकिन सही सही लिख रहा है तो वो ज्यादा पावरफुल है। ओके। थर्ड में देखिए, सही वर्तनी और व्याकरण का पालन करने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारे व्याकरण में नॉर्म्स बने हुए हैं कि कौन सा शब्द कहाँ, कौन सा काल, लिंग, सब उसका फिक्स है, तो वो चीज हम लोग को पालन करना होता है, ठीक है। अदरवाइज वो व्याकरण से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जैसे हम लोग क्या यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, अब खोटा व्याकरण आप देखिएगा तो हर चीज वहाँ पे थोड़ा अजीब लिखा जाता है। व्याकरण नहीं हो तो वहाँ यहाँ जैसे व्याकरण है तो वहाँ व्याकरण होता है। तो अपना अपना शब्द का अपना अपना महत्व है, ठीक है, अपने व्याकरण के हिसाब से। चलिए 4 नंबर में साहित्यिक लेखन में प्रभाव बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमें पता है साहित्य हमारा समाज का क्या होता है? दर्पण होता है, ठीक है। और इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए हमें शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग बिल्ला वाला एग्जाम्पल लिए थे, बिल्ला वाला यहाँ पे देखिए अशुद्ध है, वह किताबा लाई, तो वो गलत हो जाएगा, वह किताब क्या होगा? लाई। हाँ। चलिए
फिर है अशुद्ध शब्द, मुझे भरोसा है, तो ये वाला स नहीं होता है, ऐसे ही गलत हो गया। क्या होगा? मुझे भरोसा होता है। तो आप देख सकते हैं गलत आप उच्चारण कर रहे हैं या फिर गलत वर्तनी लिखे हुए हैं, ठीक है? तो वो सब क्या हो जाएगा? हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? भाषा की शुद्धता ही उसकी पहचान होती है। सही बात है क्या? भाषा में शुद्धता ही उसकी क्या होती है? पहचान होती है। शब्द शुद्धि से भाषा में प्रभाव, सादृश्य, सौंदर्य आता है। और जब हम इस चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं तो हमारे भाषा क्या बनती है? और ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि क्या होती है? इसके प्रकार और उपाय बताइए। तो वाक्य शुद्धि का अर्थ है ऐसा वाक्य जो व्याकरण, अर्थ, लिंग, वचन और काल की दृष्टि से सही, स्पष्ट अर्थ वाला हो। एक छोटा से छोटा भी वाक्य में हमको उसका काल देखना पड़ेगा, लिंग देखना पड़ेगा, वचन देखना पड़ेगा, समझे? तब जाके वो, और वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर वो थोड़ा सा भी गलती हुआ तो क्या हम पर भ्रम उस पैदा हो सकता है, उस भाषा की सौंदर्यता कम हो सकती है, समझे? तो ये चीज़ हमें ध्यान देना होता है। क्या क्या ध्यान देना होता है? कि अर्थ सही है कि नहीं, लिंग उसका सही है कि नहीं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के साथ हम क्या लगा रहे हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये सब आपका है कि नहीं सही, ठीक है? तो काल की दृष्टि से ये सब हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ता है। वाक्य शुद्धि से हमारा कथन सुस्पष्ट और प्रभावी बनता है। अगर आपका शब्द सही है, शब्द का पहला स्टेप है, उसके बाद हमको एक एक शब्द करके हमें क्या पूरा वाक्य देखना होगा। वाक्य आपका पूरा स्पष्ट है, क्लियर है, तो वो क्या बनाएगा? भाषा को और ज़्यादा प्रभावी बनाएगा और सुंदरपूर्ण बनाएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए वाक्य अशुद्धि के प्रमुख कारण क्या होते हैं? क्या क्या कारण होता है कि वाक्य गलत हो जाता है? तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है? क्या गलती कर देते हैं हम लोग? लिंग की गलती, ठीक है? लिंग की गलती कैसे हो गई भाई? तो वह सुंदर लड़का है, तो हमको पता होना चाहिए कि सुंदर हमेशा किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग के लिए। कभी आप सुने राम इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय? नहीं सुने होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? हमको पता चल के यहाँ पे किसका गलती है? लिंग का गलती। यहाँ लड़का नहीं होगा, क्या होगा? लड़की होगा, ठीक है? वह सुंदर लड़की है, ठीक है? ये सही वाक्य होगा हमारा। अब देखिए वचन की गलती कैसे होगा? यहाँ पे वे पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक तो ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे किस पे गलती है? तो यहाँ पढ़ता की जगह क्या होगा? पढ़ते हैं, है ना? ये शुद्ध होगा। तीसरा में देखिए कारक की गलती। कारक जैसे हम लोग को पता है कि ये संबंध को बताता है ना? चलिए, तो कारक की गलती क्या है? राम सीता प्यार करता है। भाई क्या करता है राम सीता? तो राम सीता से प्यार करता है कि नहीं? ये हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। अब देखिए काल की गलती। काल की गलती क्या है भाई? तो वह कल जाएगा था, कभी होगा? वह कल जाएगा था, नहीं, वह कल गया था होगा, है कि नहीं? तो ये सब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे, इसके उपाय क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं भाई? तो लिंग, वचन, काल का ध्यान रखना होगा, शब्दों का क्रम सही रखें, है कि नहीं? सीक्वेंस में होना चाहिए। कारक और विभक्ति का प्रयोग सही करना होगा, ठीक है? कारक में क्या हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, वही उसको क्या करना होगा? सही से करना होगा। और उपसर्ग प्रत्यय का सही से प्रयोग करना होगा। उपसर्ग और प्रत्यय से ही पूरा हमारा क्या बना हुआ है? पूरा जो इतना बड़ा शब्दकोश है, सारा तो रूट वर्ड नहीं ना है, कुछ कुछ रूट वर्ड है, उसके बाद उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगा के ही सारा शब्दकोश का भंडार बना हुआ है। ओके, अब देखें यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समझाइए, ठीक है? जैसे कि हम लोग को पता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? अ, आ, इ बोलते हैं, है कि नहीं? जो 13 होते हैं। और व्यंजन वर्ण कौन सा है? क, ख, ग है, जो 33 होता है। ओके, इतना बेसिक याद रहेगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कि नहीं? देखिए भाषा का सबसे छोटा उच्चारण इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। बहुत सारे वाक्य से विचार बनते हैं। विचारों की क्या होती है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना। जो हम लोग कॉपी में लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो क्या किया गया है? एक्सप्रेस किया गया है।
अब देखिए यहाँ पे वर्ण के कितने प्रकार है भाई, तो वर्ण के यहाँ पे 2 प्रकार है, स्वर्ण वर्ण, ठीक है, जो बिना किसी के अन्य की सहायता से उच्चारित हो। हम लोग को पता है कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट रहता है, किसी की भी सहायता नहीं चाहिए होती इसको उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, ठीक है, जो कि टोटल कितना होता है, 13 होते हैं। और व्यंजन में हम लोग को किसकी सहायता पड़ती है, स्वर्ण वर्ण की सहायता पड़ती है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। वे वर्ण जो उच्चारण में स्वर की सहायता लेते हैं, इसके टोटल कितने हैं भाई, 33 वर्ण हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए संक्षेपण क्या है। उत्तर पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, आपको पहला वीडियो में भी बताएं, स से संक्षेपण, स से समरी, याद करने के लिए बस ट्रिक थोड़ा बता रहे, स से संक्षेपण, स से समरी। समरी किस चीज़ का होता है भाई, याद कीजिए, आप लोग स्कूल में मैम वो वाला एग्जाम पहले भी दिए थे कि पढ़ के आने बोलिए, पढ़े नहीं है, अब लास्ट बेंच में जाके जल्दी से लास्ट पूरा जो कहानी दिया हुआ है उसका पीछे में जाके तुरंत 5-10 मिनट में आप पढ़ लेते थे। तो क्या पढ़ते थे, समरी पढ़ते थे। बहुत बड़ा सा कहानी का क्या होता था, छोटा लिखा हुआ रहता था। तो संक्षेपण का मतलब वही होता है, किसी बड़े विचार का क्या करना, छोटा करना, ठीक है। संक्षेपण का मतलब किसी बड़े विस्तार से विवरण दिया हुआ चीज़ को क्या करना, छोटा करना। ओके, चलिए। तो संक्षेपण का अर्थ क्या है भाई, किसी लंबे शब्द या वाक्यांश को, शब्द यहाँ पे गलत है, ठीक है, किसी लंबे वाक्यांश को संक्षिप्त रूप में लिखना ताकि समय और स्थान की बचत हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी एग्जाम्पल अगर 10 है तो हम 1 ही तो लिखेंगे, है कि नहीं, खाली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह लिखेंगे, अननेसेसरी चीज़ को यहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। देखिए प्रमुख प्रकार क्या है भाई, प्रथमाक्षरी संक्षेपण, ये क्या होता है भाई, जैसे IAS, तो ये सब हम लोग, और इंग्लिश में इसको एब्रिविएशन जैसे बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा CM तो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। फिर है आंशिक संक्षेपण, इसमें एक बार थोड़ा देख लीजिए, प्रथमाक्षरी में क्या होता है कि हम प्रथम लेटर लिख देते हैं, है कि नहीं, ओके। आंशिक में देखिए VV विश्वविद्यालय, है कि नहीं, संख्यात्मक संक्षेपण देख लीजिए। और संक्षेपण का मतलब वही होता है, बड़े चीज़ को छोटा करके लिखना, ठीक है। पल्लवन ठीक इसका क्या होता है, उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है भाई, तो किसी संक्षिप्त विचार या वाक्य को विस्तार पूर्वक विकसित करना, कोई भी छोटा सा चीज़ दिया हुआ है उसको क्या करना, बड़े में लिखना, ठीक है। जैसे कि और कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अज्जल गगरी छलकत जाए, तो एक क्या है, ये लोकोक्ति है, एक विचार है, एक वाक्य है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे कि अज्जल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि अधूरा ज्ञान रखने वाला अत्यधिक दिखावा करता है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब तक हमें किसी चीज़ में ज्ञान पूरा ना हो, हमें अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, ना दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसका होगा। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, संक्षिप्त वाक्य है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, पल्लवन करेंगे। तो देखिए पल्लवन क्या गया हुआ, विद्यालय में सभी विद्यार्थी मन लगाकर अपनी अपनी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, समझ में आया, पल्लवन क्या होता है, मतलब छोटे चीज़ को बड़ा करके लिखना, ठीक है। 6 में आ रहा पत्र लेखन क्या है, इसके प्रकार और मुख्य तत्व बताइए। तो पत्र हम लोग क्यों लिखते हैं भाई, तो अपने भाव को, अपने सूचना को, अपने विचार को क्या करना, आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना, ठीक है, जिसका फिक्स नॉर्म, रूल, रेगुलेशन और स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। पत्र लेखन समझ में आ गया, क्या होता है भाई, भाव को, सूचना को, विचार को लिखित रूप में किसी व्यक्ति या संस्था तक पहुंचाना या आदान प्रदान करना। अब देख लीजिए पत्र के प्रकार क्या होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं जो हम सबको पता है, क्या क्या होता है, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं, और औपचारिक को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल बोलते हैं। बचपन में जब हम लोग प्रिंसिपल सर को छुट्टी के लिए लिखते थे, वो क्या हो जाता था, फॉर्मल होता था। और हम लोग इनफॉर्मल क्या हो गया, जब हम लोग अपने प्रिय मित्र को लिखते थे, तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, हम पिकनिक जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, अनौपचारिक हो गया। औपचारिक पत्र में अपने क्या उसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन को, अपने अनुभव या अपने विचार, इमोशन का जगह नहीं होता है इसमें, एक्यूरेट एग्जैक्ट जो है वो चीज़ बस लिखा होता है, ठीक है। जिसका आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र देना,
शिकायत पत्र देना, निवेदन पत्र देना, इंक्वायरी को निरीक्षण बोलते हैं ना, निरीक्षण पत्र देना, ठीक है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र क्या हो गया भाई, जैसे मित्र, माता पिता, रिश्तेदार को जब हम लोग देते हैं तो वो क्या हो गया, अनौपचारिक हो गया। ओके, अब देखिए मुहावरे क्या होते हैं। ये तो नहीं पूछेगा कि मुहावरे क्या होता है, इनके मतलब पूछ भी सकता है मुहावरे क्या होता है, और इनका ये अंतर पूछ सकता हो सकता है छोटे मार्क्स में पूछ देगा कि मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। मुहावरे ऐसे स्थायी शब्द समूह होते हैं जिसका अर्थ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से समझा जाता है। सबसे पहले बात क्या है भाई कि यहाँ पे जो शब्दों का जो समूह होता है, और इसको हम लोग वाक्य नहीं बोल सकते हैं। ओके, जैसे आप बोलिएगा कि नाक कटाना एक वाक्य है, तो नहीं बेटा, वाक्य नहीं है, वो क्या है, बस शब्दों का समूह है, क्योंकि हम बिना और शब्दों के बिना इसको हम नहीं लिख सकते हैं। और लोकोक्तियाँ इसका ठीक उल्टा होता है, वो एक क्या होता है, कंप्लीट वाक्यांश होता है, ठीक है, कंप्लीट वाक्यांश होता है। उसको फिर पूरा करने के लिए और किसी शब्द का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मुहावरा को कंप्लीट एक वाक्य में ये करने के लिए, तब्दील करने के लिए हमें शब्दों की सहायता पड़ती है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो शब्द लिखे हुए होते हैं उसका अर्थ उनसे भिन्न होता है। जैसे नाक कटाना, तो वो नाक रियल में तो नहीं ना कटवाता है, हाँ, नहीं होता है। क्या होता है, इसका मतलब अपमान होना, लज्जित होना। तो इसका मतलब जो सीधा सीधी शब्द लिखा हुआ है वो नहीं होकर किसी और शब्द की ओर संकेत करता है, ठीक है। उदाहरण में क्या है भाई, हमारा नाक कटना अपमान होना, आसमान छूना मतलब कि बहुत ऊंचाई पाना, बहुत सक्सेस पाना, मुंह की खाना मतलब हार जाना, फिर ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत बड़े के लिए क्या, बहुत छोटा ये होना, मतलब अपर्याप्त चीज़ होना, है ना। चलिए अब हमारे यहाँ पे कारक देखते हैं कि कारक क्या है। कारक किसे कहते हैं, इसके प्रकार, विभक्तियाँ, उदाहरण से ही समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देख लेना है, ठीक है। देखिए कारक वह व्याकरणिक तत्व है जो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम के बीच के संबंध को बताता है, ठीक है। ये क्या है भाई, कारक वह व्याकरणिक तत्व है जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच के संबंध को बताता है। ये क्या करता है, सबसे पहला बात, क्रिया और संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसके बीच के रिलेशन को बताता है कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अर्थात वाक्य में संज्ञा किस कार्य को कर रही है, उसके ऊपर कौन सा कार्य हो रहा है, इसे कारक कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, क्यों कारक पढ़ना चाहिए भाई, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्य, संज्ञा किस कार्य को कर रही है, जो संज्ञा है, जो नाउन है, जो व्यक्ति, स्थान जो भी है, वो किस कार्य को कर रही है, किस काम को कर रही है, उसके ऊपर कौन सा कार्य हो रहा है, या फिर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। तो इसे कारक कहते हैं। समझ में आया। इसके कितने कुल प्रकार है बेटा, तो 8 है, ठीक है, कितने हैं, 8 हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, कारक का नाम है, कारक का विभक्ति चिन्ह है जिससे हम लोग रिलेशन को शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है भाई, तो राम ने फल खाया, यहाँ पे कर्ता कौन है, तो राम है। ये क्या करता है, जो काम, और कर्ता बोलते किसको हैं, जो कार्य को करता है। यहाँ पे राम कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है भाई, तो फल खा रहा है ना, ठीक है। तो पहला हो गया कर्ता कारक। अब देखिए दूसरा हमारा क्या आता है, कर्म कारक। कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म कारक। तो सीता को बुलाओ, ठीक है, सीता को बुलाओ, यानी किस पे कार्य हो रहा है, सीता पर, नाउन पर कार्य हो रहा है ना, संज्ञा पर कार्य हो रहा है। तो सीता को बुलाओ, यहाँ को इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह। को क्या है इसका, विभक्ति चिन्ह। याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, याद हुआ, कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद करना है। फिर कर्ण आएगा आपका, कर्ण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, ठीक है, से है। ओके, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो इसका देखिए, चाकू से फल काटा, तो यहाँ पे हमारा से क्या कर रहा है कि ये क्या शो करता है कि सहायता, ठीक है, यहाँ पे सहायता का ये भाव आता है कि चाकू से फल काटा। फल किसके सहायता से काटा गया भाई, तो चाकू के। जहाँ सहायता की भावना आएगी वहाँ
कर्ण कारक होगा, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे अपदान में भी से दिखेगा, तो वहाँ पे क्या का भाव रहेगा, अलगाव का भाव रहेगा, दूरी का भाव रहेगा। अगर आपको लगेगा कि इस चीज़ से सहायता का भाव ना आ रहा है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, याद करके जाना है। फिर देखिए यहाँ पे संप्रदान आ गया आपका, संप्रदान कारक। क्या क्या पार हुआ भाई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब क्या आ गया, संप्रदान को के लिए, ठीक है, को, और यहाँ पे के छूटा हुआ है, को के लिए। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, यहाँ पे क्या ले हो, जिसके लिए कार्य हो रहा हो, ठीक है। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, अपदान कारक, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर क्या आ गया, अपदान कारक। यहाँ पे देखिए पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से जो फल गिर रहा है, तो यहाँ पे अलगाव की भावना आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चा, आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा 6 में है कि संबंध कारक क्या है। रुको भाई, कहाँ चले जा रहे हो। देखिए संबंध कारक क्या है, तो यहाँ पे का, की, के, यहाँ पे 3 आता है, का, की और एक के आता है संबंध कारक में। राम का घर सुंदर है, किसका घर सुंदर है भाई, राम का। यहाँ पे क्या होता है, तो संबंध बताया जाता है, ठीक है, संबंध बताया जाता है किसके बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। यहाँ पे कौन कौन है, एक राम हो गया और एक घर हो गया, और इन दोनों का बारे में, ये दोनों के बीच में रिलेशन का बता रहा है कि राम का घर है, ठीक है। चलिए फिर हमारा 7 में आ गया। देखिए आपको खाली किस में दिक्कत होगा पता है, संबंध भी तो आपको इजी है, खाली एक हो सकता है पदान में और कर्म में, बाकी आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण कारक आ गया आपका, इसमें क्या होता है, में और पर, ये तो एक लौता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। किताब मेज़ पर रखा है, ठीक है, यहाँ पे होता है जहाँ पे कार्य हो रहा है वो इसको दर्शाता है, में, पर, ओके। फिर हमारा आगे संबोधन कारक, ये तो बच्चा बिना पढ़े ही लिख देगा, हे, अरे। जब हम लोग को विस्मयादि बोधक चिन्ह दिख जाएगा तो क्या मार देंगे हम लोग, संबंध कारक, ठीक है। हे राम, यहीं पे आपको दिख गया कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है, मेरी रक्षा करो, ठीक है। और होप आपको याद हो गया होगा, एक बार कमेंट बॉक्स पे इसको लिख देना, तो मैं भी आपको याद हो जाए, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ठीक है, एकदम लिख देना है, डरना नहीं है। उदाहरण दिया हुआ है, तो ये जो उदाहरण था वहीं से आप देख लेना, ठीक है। नहीं, एक बार बता ही देते हैं, छोड़ो। देखो कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या है भाई, वह संज्ञा होती है जो कार्य को करने वाला है। इसमें क्या होता है, कर्ता किसको बोलते हैं, जो कार्य को, अरे यार, जो कार्य को क्या होता है, करने वाला होता है, ठीक है। पहले भी तो ये लिखा था शायद, ओके। उदाहरण, गुरु जी ने पाठ पढ़ाया, यहाँ पे कर्ता कौन है, तो यहाँ पे हमारे गुरु जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो पाठ को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यही क्रिया कर रहे हैं कि नहीं। चलो अब देखो कि कर्म कारक क्या है। कर्म कारक क्या है, वह संज्ञा या सर्वनाम जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म क्या होता है भाई, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। राम ने सीता को देखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम देख रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीता पर, है ना। फिर देखिए कर्ण कारक, कर्ण कारक किससे जुड़ा होता है भाई, तो से जुड़ा होता है कि नहीं। देखिए उदाहरण, राम ने कलम से लिखा, राम ने किसकी सहायता से लिखा भाई, तो कलम की सहायता, यहाँ सहायता की भावना आ रही है ना। 4 में देखो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक क्या है बाबा रे, जिसके लिए कार्य किया जाए, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, माँ ने बेटे को मिठाई दी, हाँ, किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, यहाँ बेटा के लिए किया जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ बेटे को संप्रदान कारक है। अपदान कारक देख लीजिए, जिससे अलगाव या दूरी व्यक्त हो, हम घर से निकल गए, तो इसमें क्या होगा, घर से हम निकल गए मतलब घर और मेरे बीच में दूरी आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। वह गांव से शहर गया, दूरी आया ना गांव और शहर में, तो ये क्या हो गया, हमारा अपदान कारक हो गया। संबंध तो आपको पता है, को, का, की, ठीक है। सीता का भाई राम है, अधिकरण में देख लीजिए में पर होता है,
बालक मैदान में खेल रहे, जहाँ ना में पर दिखा तो उदाहरण यहाँ पे अधिकरण मार के आ जाना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, उतना सोचना ही नहीं है। विभक्ति चिन्ह को बस देखना, आपको यहाँ नहीं देखना कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, किस पर ये हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कुछ नहीं, विभक्ति चिन्ह देखना है, एकदम करके आ जाना है, ठीक है। में दिख गया, अंडरलाइन है अधिकरण, ठीक है। को दिख गया, अंडरलाइन है बस संबंध, ऐसे होगा। से दिख गया, अगर सहायता की भावना है तो करण, और अगर अलगाव की भावना है तो अपदान। समझे हम क्या बताना चाह रहे हैं। फिर संबोधन में तो आपको इजी है। चलिए अब देखिए प्रत्यय क्या है भाई। तो प्रत्यय क्या होता है, वह एक शब्दांश जो मूल शब्द के अंत पर जुड़कर एक नया शब्द बनता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लग के बनता है, और उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगकर किसी मूल शब्द पे बनता है। इसका देख लीजिए, लिख प्लस का हो गया क्या, ले, गलत है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बहुत बनाते हैं, जन से ता लगा के जनता बनाते हैं, ठीक है। आप लोग को इसका तो पूरा आपको नॉलेज है, तो उसका कोई ये नहीं है, ठीक है। उपसर्ग कहाँ लगाते हैं भाई, आगे लग के, जैसे देखिए आगे मूल शब्द वेश है, आगे प्र लग के प्रवेश बना हुआ है, न्याय है, और आगे में अ लग के अन्याय बना हुआ है, सुंदर है, आगे लग के सुसंस्कृत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुसुंदर होगा, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे है, ये सब आपको प्र, अनु, प्रति, उप, परा, सु, सम आदि, ये सब आपको लगा के उपसर्ग बनाना है, एक बार ये कर लेना। फिर देशज उपसर्ग है, बे, बद, ना आदि, ये सब देशज शब्द क्या होता है, जो हमारे देश में बने हैं, ठीक है। तद्भव या विदेशी क्या होते हैं, जो बाहर के होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, ये सब हो गया है कि नहीं। तो ओके, लोकोक्ति क्या है भाई, तो जैसे हम लोग को पता है कि लोकगीत है, ठीक है, लोकगीत है। लोकगीत का है, कहीं वो लिखा हुआ नहीं है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कहीं डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं हुआ है, कैसे, तो मैम लिखा हुआ नहीं है तो कैसे आपको पता चला, कैसे पता चला भाई, वही मुहा मुही जिसको बोलते हैं, ठीक है। तुम अपना दादी से सुना, तुम अब अपना बच्चा को बताएगा, कल तुम्हारा बच्चा आगे बताएगा, तो ये क्या हुआ, मुहा मुही हो रहा है, वो सब प्रचलित है, तो उसको क्या बोला जाता है, लोकगीत। तो लोकोक्ति वैसा ही है कि एक प्रचलित वाक्य या कहावत है जो मुहा मुही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कैसे बोला गया था भाई, तो जो बड़े बुजुर्ग विद्वान थे वो अपने अनुभव से बोलते थे, है कि नहीं। ओके, तो और ये क्या होता है, एक संपूर्ण वाक्य होता है, इसको किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण में आपका, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। छोटा छोटा आपका मेहनत से क्या होता है, सफलता मिलता है आपको, समय अमूल्य है, तो ये सब है आपका लोकोक्ति, और इसमें आपका दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आपका एक HW है, एक 9 2 11 होना, ठीक है, 9 2 11 होना, इसका हमको बताइए कि ये लोकोक्ति है या फिर क्या है, मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होता है। अब इतना भी नहीं कमेंट कीजिएगा तो फिर बेकार है मेरा भी इतना ये करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।